चलो जी। कॉस्ट 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 के तीन कंपोनेंट्स: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल हम कर चुके हैं, लेबर हो गया। द थर्ड पार्ट इज ओवरहेड अकाउंटिंग। ओवरहेड हमने क्या कहा था, क्या होता है? ऐसा तो मैंने इतनी अच्छी डेफिनेशन तो नहीं बताई, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मैंने ये कहा था कि हाँ, मतलब प्राइम कॉस्ट के लिए जो भी खर्चे हैं दे आर ऑल नोन एज ओवरहेड। पर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोडक्शन से। ऑफिस वाले आपके प्रोडक्शन से नहीं है, सेलिंग आपका प्रोडक्शन से नहीं है। बट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड एज ओवरहेड्स। अब आपने ये बॉटल अगर बनाई, मटेरियल दिख रहा है, लेबर दिख रही है, सॉरी लेबर नहीं दिखती, पर हमें पता है कि लेबर भी इसमें स्पेसिफिकली लगी होगी। अब एक फैक्ट्री में चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या वो भी छोड़ते हैं हम, यही इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हम ये फिक्स कर देते हैं कि ये कॉस्टिंग की क्लास है, क्लास के लिए है, वो अकाउंट्स की क्लास के लिए, थर्ड टैक्स की क्लास के लिए है। एक बाइफिकेशन हो गई। पर जो एक्सपेंसिव है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जो रेंट है, जो ऑफिस का कोई स्टाफ रखा हुआ आपने, स्टेशनरी है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तीनों क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि वो तो खर्चा कॉमन है ना। लैंडलॉर्ड को तो आप ये नहीं ना कहोगे कि हाँ इस क्लासरूम का अलग रेंट बता, उसका अलग बता, उसका अलग बता। वो तो एक रेंट आपको बता देगा कि जी 50,000 रुपये रेंट है इस एरिया का। उसके बाद वो रेंट तीन टीचर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशो में। या तो बेसिक फंडा तो क्या है कि इक्वल बांट दोगे आप, ठीक है। और कुछ आपके दिमाग में आता हो बांटने का रेंट, किसी रेशो में या किसी बेसिस पे? प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन के? रेंट कैसे लगता है आपको? रेंट किस चीज का होता है? एरिया का रेंट होता है, कोई ड्यूरेशन का नहीं होता, कुछ नहीं। रेंट तो इस एरिया का है ना। अगर ये 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया है और हमने 500 स्क्वायर फीट ले लिया या 600 ले लिया, अब उसमें से मेरी क्लास 300 स्क्वायर फीट की है, साहिल सर की 200 स्क्वायर फीट, चिराग सर की 100 स्क्वायर फीट। तो अब चिराग सर तो कहेंगे ना कि जी मैं इक्वल रेंट क्यों पे करूं? मेरे को तो बड़ा अच्छा लगेगा कि इक्वल कर दो, जबकि मैं यूज कर रहा हूँ 1/2 ऑफ द एरिया इज यूज बाय मी। तो रेंट भी 1/2 मुझे बियर करना चाहिए। तो रेंट जैसे है वो किस रेशो में जाएगा? इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पर्टिकुलर टीचर, ठीक है, या क्लासरूम। फिर हम कहते हैं कि सपोज इलेक्ट्रिसिटी है, बिल आ रहा है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? इक्वल करें? या अगर हम फिर उसी बात पे आए कि अब एक 300 स्क्वायर फीट एरिया है, एक 100 स्क्वायर फीट है। अब 300 में आपकी लाइटिंग भी ज्यादा चाहिए, एसी भी ज्यादा चाहिए। तो अगेन आइदर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया उस रेशो में जाएगा, या फिर उसका दूसरा बेस होता है कि जो लाइट पॉइंट्स हैं, कि आपके उस एरिया में कितने स्विचेस लगे हुए हैं, उस बेसिस पे। क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उसमें उतने ज्यादा स्विचेस होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सेम कंसेप्ट हमारा यूज होता है जब हम कॉस्टिंग में करते हैं। ओवरहेड हमने क्या कहा था, एक कॉमन एक्सपेंसिव है कि हो रहे हैं। अब उसी फैक्ट्री में चार डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं या चार डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो वो जो कॉमन खर्चे हैं वो चारों डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट विल बी कवर्ड अंडर ओवरहेड अकाउंटिंग, ठीक है जी। इसके तीन पार्ट्स हैं टॉपिक के। फर्स्ट विल बी
known as allocation, apportionment allocation, apportionment, and reapportionment of overhead. First topic is allocation, apportionment, and reapportionment of overheads. अभी मैं और गुरप्रीत डिस्कस कर रहे थे घूमने जाना है। ठीक है, हम चार लोग घूमने चले गए। ठीक है, क्या क्या एक्सपेंसिव होंगे घूमने के? ट्रेवलिंग के मतलब टैक्सी का हो गया, खाने का हो गया, रहने का हो गया, और पेट्रोल में घूमने का हो गया। ट्रेवलिंग में आ गया मतलब उसमें पेट्रोल है नहीं क्या? हाँ, गिफ्ट गुड। असली ये यही पे आ रहा था मैं। आपकी शॉपिंग, आप घूमने जाते हो शॉपिंग भी करते हो, कहीं जाते हो कि हाँ यार उसके लिए ये लेना है। ठीक है, तो अब चार लोग हम घूमने गए, उसमें यहाँ से हमने टैक्सी कर ली, वहाँ होटल बुक कर लिया, वहाँ पे खाने पीने का पे होता रहा। अब शॉपिंग भी हो गई। अब वो खर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर, क्या आप इक्वली बांट सकते हो सारे खर्चे? क्या क्या खर्चे इक्वल बन सकते हैं? ट्रैवलिंग के, होटल के, खाने के, रहने के, ये बांट सकते हैं। शॉपिंग का तो शॉपिंग का खर्चा क्या करना पड़ेगा? जिसने जितनी शॉपिंग की है उसको उतना बियर करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज नोन एज एलोकेशन, कि जिसका जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है उसको वो बियर करना पड़ेगा। तो जो एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली किसी डिपार्टमेंट के लिए हुआ है वो उसी डिपार्टमेंट को बियर करना है। दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट गोइंग टू बी शेयर, दैट इज नोन एज एलोकेशन। उसके बाद हमने क्या कहा कि जो बाकी खर्चा वो हम बांट सकते हैं, ट्रेवलिंग है, होटल है, खाना है, दैट इज नोन एज अपोर्शनमेंट। कि जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो किस रेशियो में करना है दैट इज सेपरेट, पर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो जाएगा अपोर्शनमेंट में। जो किसी का स्पेसिफिक खर्चा है वो जाएगा उस डायरेक्टली उसी डिपार्टमेंट को, विच इज नोन एज एलोकेशन। ठीक है जी। अब एक तीसरा खर्चा, एक तीसरी कंसेप्ट और लिखा है मैंने, रीअपोर्शनमेंट। एलोकेशन समझ आती है, अपोर्शनमेंट समझ आती है। नाउ व्हाट इज रीअपोर्शनमेंट? अपोर्शनमेंट को दोबारा फिर बांटना है किसी को। ठीक है, सपोज थोड़ा सा ऑकवर्ड एग्जांपल है। हम चार लोग जा रहे हैं, एक बंदे के पास गाड़ी है। ठीक है, वो कहता है जी गाड़ी मैं ले चलता हूँ। कहता है मैं खर्चा कोई बियर नहीं करूंगा। ठीक है, हमने शुरू में तो उसका पोर्शन कर दिया, चलो शॉपिंग का तो उसका अपना खर्चा है। शुरू में तो हमने जितना खर्चा हुआ चारों में बांट दिया। कहते हैं गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, मैं कोई ना पेट्रोल का खर्चा बियर करूंगा, ना वहां पे रहने का, ना खाने का। तो वो खर्चा फिर किसको बियर करना पड़ेगा? बाकी तीनों को। तो यहां से जो उस एक बंदे का खर्चा वापस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज नोन एज रीअपोर्ट। ठीक है, पर फैक्ट्री में क्या, ऐसा क्या आएगा जिसको रीअपोर्शन करना पड़ेगा? वो तो प्रोडक्शन में है। अब इसमें एक चीज आप नोट करो कि देयर आर टू टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक फैक्ट्री में दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। वन इज नोन एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अनदर इज नोन एज सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन में तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप
पेन बना रहे हो या बेकरी में हो, तो उसमें हो सकता है कि आपके 3 डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एक में केक बन रहे हैं, एक में पेस्ट्रीज बन रही हैं, एक में बिस्किट बन रहे हैं। मतलब उन तीनों का अलग अलग प्रोडक्शन का एक्टिविटी चल रही है। वो तो हो गए आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो किसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके सेलेबल कर रहे हैं कि वो मार्केट में जाएगा। पर उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट और होते हैं, लाइक स्टोर। स्टोर में कोई प्रोडक्शन तो नहीं होनी। स्टोर ने क्या करना है, हमने मटेरियल का टॉपिक पढ़ा है। मटेरियल आया, स्टॉक किया, आगे उसको हम कहीं ना कहीं इशू करेंगे। पर जब तक वो इशू नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं उसकी स्टोरेज रिक्वायर्ड है। अब उसके अंदर आपका केक का सामान भी पड़ा होगा, आपका बिस्किट का भी पड़ा होगा, आपका पेस्ट्रीज का भी पड़ा होगा, सारे सामान स्टोर में पड़े होंगे। तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो किसको बियर करना पड़ेगा अल्टीमेटली? जो स्टोर का जो भी एक्सपेंडिचर होगा, चाहे उसमें स्टोर का रेंट है, चाहे स्टोर कीपर की सैलरी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को वो शेयर करना पड़ेगा। ऐसी एक डिपार्टमेंट होता है आपका पर्सोनल, मतलब जिसमें सारा एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर ऐसे ही आपका अकाउंटिंग भी हो सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग को भी प्रोडक्शन से कुछ लेना देना है। आपकी कैंटीन हो सकती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो आपका जो बनता है, दैट मे बी स्टोर पर्सोनल, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखते हैं, PERSONNEL। मे बी 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितने प्रोडक्ट होंगे उतने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे। तो जो एक्सपेंसिव इन डिपार्टमेंट के अपने हैं स्पेसिफिकली, उसको तो हम कहेंगे कि उनको डायरेक्टली डेबिट कर दो, तो दैट इज एलोकेशन। जो इनके कॉमन एक्सपेंसिव है उसको हम पोर्शन करेंगे। उसके बाद इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसिव है, दैट विल बी अगेन शेयर्ड बिटवीन 1 2 and 3, विच इज नोन एज रीअपोर्शन। ठीक है। एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक। एट द फिनिश गुड्स, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो भी है वो एक भी हो सकता है, दो, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कैच है, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? ओवरहेड। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कभी कंसिडर ही नहीं होंगे। टॉपिक इज ओवरहेड अकाउंटिंग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो आपके एक्सपेंसिव ही है, चाहे वो फैक्ट्री का है, सेलिंग का है, कुछ भी है, जो तो पर्टिकुलरली किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो तो उसमें एलोकेशन की तरह जाएगा। जो कॉमन है वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर इसके बाद जो हिस्सा आएगा वो वापस उन तीनों में। ठीक है। तो एक चीज जो गलती आगे चल के डिस्कस होनी थी, क्वेश्चन में डिस्कस होनी थी, वो गुरप्रीत ने पहले ही कवर करवा दी आपकी, जब इसने ये कहा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जब नाम लिया, तो वो ओवरहेड नहीं होते, वो क्या है? दैट इज प्राइम कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया हो, डायरेक्ट लेबर दिया हो, डायरेक्ट एक्सपेंसिव दिया हो, वो इस टॉपिक में या कैलकुलेशन में यूज नहीं है। क्योंकि टॉपिक इज ओवरहेड अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर, और तीसरा कंपोनेंट ओवरहेड। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट इज एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट। ओवरहेड्स आर बेसिकली योर कॉमन एक्सपेंसेस। ठीक है। पर हमारे पास दिक्कत क्या होती है कि एक फैक्ट्री के अंदर हो सकता है कि 3 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट से सर्वाइव नहीं कर पाती। तो उस केस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्पेसिफिकली रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, दे आर नोन एज एलोकेशन, कि वो डायरेक्टली उनको चार्ज कर दिया जाएगा, एलोकेट डायरेक्टली टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं
दैट विल बी अपोर्शनड ऑन सम बेसिस। जैसे अभी हमने बात की कि इस फ्लोर का रेंट है कुछ, तो वो किस बेसिस पे तीनों क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना कितना एरिया ऑक्यूपाई है। और उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ से प्रोडक्शन कुछ नहीं है, पर वो कंपनी के लिए या फैक्ट्री के लिए कंपल्शन है। जैसे स्टोर आपको चाहिए, कैंटीन आपको चाहिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपको चाहिए, पर वो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो इनको जो खर्चे शेयर करने पड़े, वो वापस किसको बियर करने पड़ेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज री एम्पोर्समेंट। तो तीन चीजें हैं: एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड री अपॉर्शनमेंट। फर्स्ट, देखो, हम ये कहते हैं कि सपोज, अब मैं वापस इसी एग्जांपल पे आता हूँ एक जर्नल से, कि ये हमने एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, तीन क्लासरूम बने हुए हैं, एक हमने ऑफिस रखा हुआ है जिसमें एक काउंसलर या कह लो कि रिसेप्शन पे कोई बैठा हुआ है। रूम जो रेंट है वो हमने एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफिस वाले को भी कुछ ना कुछ रेंट का शेयर आया होगा। कि जैसे मेरे पास, मैंने कहा 300 स्क्वायर फीट है, साहिल सर के पास 200 स्क्वायर फीट है, चिराग सर के पास 200 स्क्वायर फीट है, आपकी जो रिसेप्शन है वो 100 स्क्वायर फीट की है। जो रेंट है वो तो हमने 3-2-2-1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पर जो ऑफिस में बैठे हैं रिसेप्शन पे, उसको तो कोई रेंट बियर नहीं करना है। वो रेंट अल्टीमेटली किसको बियर करना है? हम तीनों को ही करना है ना। तो वो एक्सपेंडिचर वापस हम तीनों को बियर करना है, पर वो किस बेसिस पे करना है वो अलग चीज है। उसके अलग मेथड हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है। तो अभी फॉर द टाइमिंग हम अभी शुरू कर रहे हैं, दैट इज एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। ठीक है। इट इज नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, कि जो खर्चा है उसको कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है। वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आज की डेट में इन चीजों का कोई रेलेवेंस नहीं रहा, आप ऊपर लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट की जो मार्किंग स्कीम जनरली होती है वो आंसर बेस्ड होती है, कि आपकी कैलकुलेशन या आंसर ठीक आ रहे हैं तो एग्जाम्पल को नंबर देंगे। ठीक है। बट इट इज नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारे खर्चों को सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट। जब फिर हम उसको वापस सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। वो खत्म करने के लिए कि उनको क्या करना है। तो यहाँ पे आपके, अगर हम बात करें, कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे? सपोज तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो P1, P2, P3। सर्विस डिपार्टमेंट को हम नाम दे देते हैं S1 एंड S2। ठीक है। वो पेपर में आपका प्रोडक्शन 1 की जगह आपका हो सकता है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबलिंग डिपार्टमेंट, ऐसे लिखा हो सकता है। देन पर्टिकुलर्स एंड बेसिस। सबसे पहले मैंने क्या कहा है? फर्स्ट कंसेप्ट इज एलोगो। इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस जो स्पेसिफिकली रिलेटेड है, वो इनको बियर करें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट मटेरियल
एंड डायरेक्ट वेजेस। क्या ये आने चाहिए? नहीं। नहीं, इनडायरेक्ट। ठीक है। अब एक ट्विस्ट है यहाँ पे, या कैच कह लीजिए। तो ये बन रहा है पेन पेंसिल, जो भी बन रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट है। मैंने आपको कहा कि प्रोडक्शन मीन्स फाइनल प्रोडक्ट। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इसमें मैं एक कहता हूँ कि ये मेरी कैंटीन है। कैंटीन का खर्चा, ये हम कहते हैं स्पोर्ट्स। चलो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मैंने दो सर्विस डिपार्टमेंट बना दिए। और इस तरफ हम कहते हैं कि ये आपका पेन, पेंसिल, और एक और चीज लगा लेते हैं स्टेशनरी से रिलेटेड, शार्पनर। शार्पनर, स्केल, शार्पनर, कुछ भी ये बन रहा है। ठीक है। अब पेन बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है? प्लास्टिक, पेन, यही है। पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी है, वुड एंड लेड। ठीक है। शार्पनर के लिए ब्लेड, प्लास्टिक। अभी कैंटीन में समोसे बनाने के लिए मसाले। अकाउंट्स में प्रिंटिंग, वो रिकॉर्ड रखने के लिए पेपर, यही चीजें हैं ना, उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल। पर फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बिकना है कंपनी का? पेन, पेंसिल, शार्पनर। कस्टमर को ये कह सकते हो कि आलू के भी पैसे दे दे और मैदे के भी दे दे। वो कैंटीन के लिए डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, बट नॉट फॉर योर फैक्ट्री, नॉट फॉर योर कंपनी। क्योंकि कंपनी के कंसर्न में जो डायरेक्ट मटेरियल है, वो इनसे रिलेटेड जो मटेरियल है, दैट इज डायरेक्ट। जो यहाँ पे डायरेक्ट है, वो इनके लिए एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। और जब ये समोसा नहीं बिकना मार्केट में, तो इसको कौन कंज्यूम कर रहा है? दो एम्प्लॉई हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जितना खर्चा है, वो अल्टीमेटली किसको बियर करना है? इन तीनों को। तो अगर मैं यहाँ पे आलू मैदे की कॉस्ट नहीं लूंगा, तो वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा? वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। वो बियर कौन करेगा? फिर तो वो लॉस देगा आपको। तो इनसे रिलेटेड, सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो डायरेक्ट मटेरियल है, वो उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा, पर कंपनी के लिए दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल और ओवर। वो सर्विस किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉयज को। ये नहीं मैं कह रहा कि वो कुछ भी नहीं लेंगे उनसे। आज की डेट में हो सकता है कि कंपनीज एक डिस्काउंटेड कूपन दे देते हैं। ठीक है। पर कोई टाइम ऐसा भी था, जैसे रेनबैक्सी थी यहाँ पे मोहाली में, अब पता नहीं अभी भी होगा प्लांट। मतलब अब एमएनसीज में तो कल्चर है, चलो, जो बड़ी कंपनी है। उस वक्त रेनबैक्सी में ये कल्चर था कि उनकी कैंटीन थी प्रॉपर, और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एम्प्लॉयज के लिए फ्री था। उसमें वही मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी कंपनीज में तो है अभी भी, पर इंडियन कंपनीज ने उसको बंद कर दिया। उसके पीछे रीजनिंग, नहीं लॉस तो चलो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो भी कॉस्ट है वो तो कवर कर लेनी है, मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ा देनी है। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वैक्सीन ने कर दिया कि जी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों आप यहाँ पे कर सकते हो। अब गुरप्रीत ने जॉब ज्वाइन कर ली, ये पंजाब से आया हुआ है। अब कौन रोटी बनाए, कौन पंगा ले? ये जाके सुबह ही 7 बजे ऑफिस पहुंच जाता था। सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद काम पे बैठ गया, उसके बाद लंच किया, 5 बजे छुट्टी होगी और ये फिर भी बैठा हुआ है। ये 8 बजे अपना लंच करके फिर ये घर जाएगा। कंपनी को क्या नुकसान हो रहा था? खा सॉरी, डिनर करके। ठीक है, कंपनी को ये नुकसान, ये प्रॉब्लम नहीं थी कि ये 3 टाइम खाना खा रहा है। कंपनी को प्रॉब्लम क्या थी कि कंपनी को उस पीरियड का ओवर टाइम इसको देना पड़ रहा था।
वर्किंग तो 8 घंटे की है, ये वहां पे 12 घंटे बैठा हुआ है। तो वो 4 घंटे का ओवर टाइम भी दे रहे थे, तो धीरे धीरे कंपनी ने इसको बंद कर दिया। अब एक कंपनी है, अगर आप सर्च करोगे मोहाली में, क्वार्क एक कंपनी है, प्रिंटिंग की कंपनी थी और बाद में वो उसमें चली गई, ये अपना आईटी सेक्टर में, फॉरेन कंपनी थी वो। जब यहाँ पे उसने लॉन्च किया ना, तो हमारे पास इंटरनल ऑडिट था। उन्होंने जो कैंटीन थी या जो भी उनकी पेंट्री थी, उसमें उन्होंने मतलब फ्रिज भी रख दिया, सब कुछ रख दिया उसमें, चिप्स, चॉकलेट्स, ये वो भर के रख दिया। गुरप्रीत को समझ आ गया कि क्या करना है। वो शाम तक आते उसके अंदर, बैग के अंदर, और लगे हुए सारे। वो बेचारों ने देखा 4 महीने वो काम किया, उसके बाद उन्होंने वही चाय कॉफी बस उतनी रख के उसके बाद बंद कर दिया। बड़ी कंपनी पे अभी भी, आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ आप। अभी मेरा फ्रेंड है, उसके बेटे ने मेटा ज्वाइन किया है। तो मेटा के जो प्रेमिसेस है उसके अंदर, वो अभी बता रहे थे, वो गए थे 17 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। मतलब उसमें आपका इटालियन या जो भी कुजीन है सारे हैं, और एम्प्लॉयज के लिए वो टोटली फ्री है। गलत लाइन चूज कर ली ना, शिफ्ट कर लिया, अभी भी आईटी में चल रहा है। तो मतलब वहां पे पर वहां पे ये हाल नहीं है ना। वो ठीक है, वो गए, किसी को जब खाना है तभी खाना है, अपने यहाँ तो जाके बैठ जाते हैं कि चलो है। हाँ, चाहिए तो होंगे। तो सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। और मतलब इवन जो वहां पे एम्प्लॉय है, वो साल में 4 बार या 5 बार अपने फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड या फैमिली को लेके आ सकता है। अगेन एवरीथिंग इज, फिर यारी दोस्ती कर लेते हैं किसी मेटा वाले के साथ ही। तो अब कंसेप्ट ये है, वापिस आए कि इसका खर्चा कौन बियर करेगा। ये भी तीनों को करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हमने कंसिडर नहीं करना। रीजन बीइंग, दैट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, वो ओवरहेड नहीं है। पर इनके जो डायरेक्ट मटेरियल और लेबर है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस हो, वो सब में आएंगे। ठीक है जी, वो सबको बियर। ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि ये आपको कंसिडर, अगर होंगे भी एग्जाम क्वेश्चन में तो आपको कंसिडर नहीं करना। ठीक है। पर इसको इग्नोर नहीं करना, सर्विस वालों को, वो आपको कंसिडर करना है। प्रोवाइडेड ये इंडिविजुअली सबके लिए अलग से दी जाए, तब ये आएगा ऐसा, तभी एलोकेशन मानी जाएगी। अगर इंडिविजुअली P1 का भी इंडायरेक्ट मटेरियल गिवन है, P2 का, P3, S1, S2, देन इट इज एलोकेशन। अगर वो कॉमन हुआ तो वो एलोकेशन नहीं बनेगी, देन इट इज अपोर्शन, अपोर्शन में। ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर यहाँ पे, डन। आपको इस सेमेस्टर में होगा, थर्ड सेमेस्टर है ना आप लोगों का, थर्ड स्टार्ट होएगा। इसके बाद थर्ड में है कोई टॉपिक आपको। अभी तक हमने जितना सिलेबस किया है, कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, रिकंसिलेशन, आई थिंक, और एक आधा टॉपिक और होगा, यूनिट कॉस्टिंग। ये सारा आपका थर्ड का चल रहा है। तो थर्ड का आपको एक तरह से साथ के साथ रेडी हो जाएगा। ठीक है। वही थर्ड थर्ड सेमेस्टर में अब कभी तो होएगी। कॉस्टिंग के बिना बीकॉम कंप्लीट नहीं होगी, होएगी कॉस्टिंग, तो आगे पीछे करने से है। हाँ मैंने ये यूजुअल में होगा, होगी, थर्ड में ही होगा, ऐसा नहीं है नहीं, थर्ड में, थर्ड सेमेस्टर।
हाँ जी, इसके बाद आपका नेक्स्ट इज अपॉर्चनमेंट। जितने भी कॉमन खर्चे हैं अब वो किसी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो। कौन सा खर्चा दिमाग में आ रहा है कॉमन सबसे पहले? रेंट। अभी रेंट की बात की थी हमने। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, म्युनिसिपल टैक्स, क्रैच एक्सपेंसेस, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, फीमेल एम्प्लॉयज हैं तो उनको सर्विसेज दी होती है। ठीक है। रेंट किस में रहेगा जी? रेंट क्या बेसिस होंगे? सब में जाएगा, पर बेसिस तो कहानी नहीं। अभी तो मैं इतना एरिया ऑक्यूपाइड बेसिस ही तो आपको याद करने हैं कि किस बेसिस पे आपको दिमाग लगाना है, किस बेसिस पे जाएंगे। टॉपिक था एक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की है बीकॉम, तो उसमें नहीं, अभी नहीं है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो ये वही चीज है डिपार्टमेंट। ठीक है। उसमें अगर सीधा इधर रेशो दी होती है, इस रेशो में बांटो, तो रेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। इलेक्ट्रिसिटी, अगर तो मीटर लगे होंगे फिर तो एलोकेशन होगी कि सबका मीटर के हिसाब से दे दो, यूसेज के हिसाब से। तो अगर वो भी ना हो, मीटर नहीं लगे हुए, कॉमन ही मीटर लगा हुआ, फिर एरिया वाइज कि भाई जिसका जितना एरिया उसको, मतलब बेस सिंपल बेसिस ये मान लेते हैं। ठीक है कि जिसने ज्यादा एरिया लिया होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा। तो इट इज, पर फर्स्ट इज, आप एरिया नहीं लिखोगे, फर्स्ट विल बी लाइट पॉइंट्स। अगर लाइट पॉइंट्स नहीं है देन सेकंड ऑप्शन विल बी एरिया ऑक्यूपाइड। ठीक है। मतलब वो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो फर्स्ट विल बी लाइट पॉइंट्स, अगर लाइट पॉइंट नहीं है तो एरिया ऑक्यूपाइड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसकी होती है? मशीनरी, फायर इंश्योरेंस, वो भी हम किस लिए करवा रहे हैं कि हमारा जो एसेट्स हैं वो बच जाए। बेसिकली एसेट्स की इंश्योरेंस हो रही है ना, या एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस हो सकती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो किसकी मान के चलोगे, एम्प्लॉइज की या एसेट्स? एसेट्स। एम्प्लॉइज की तो लाइफ की कोई एसेट वैल्यू नहीं, मेरे एसेट्स नहीं चलने चाहिए बस। ठीक है ना। तो मतलब अदरवाइज दोनों चीजें होती हैं जनरली, आजकल कंपनी दोनों चीजें कंसिडर कवर करके चलती है। पर वो अलग है कि आपकी इंश्योरेंस जो इम्प्लॉइज की है वो डिपेंड करता है कि अपने ग्रुप इंश्योरेंस लिया है कैसे करवा रहे हैं। पर अगर साइलेंट है यू विल टेक इट एज इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स। तो इंश्योरेंस ऑफ एसेट किस पे होगी? आप किसी से इंश्योरेंस करवाते हो, उसके बाद आपकी गाड़ी है, वो इस तरह से इंश्योरेंस करता है कि आप घूमने लेके जा रहे हो, आप कॉलेज लेके जा रहे हो, आप फैमिली के लिए यूज कर रहे हो। ऐसे तो नहीं होती, वो तो सिंपली कहता है कि ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी, निकालते हैं ना वो कि इतनी इसकी वैल्यू है, उसके ऊपर एक परसेंटेज लगती है। तो एसेट्स की वैल्यू हमेशा, एसेट्स की इंश्योरेंस हमेशा वैल्यू पे होती है। ठीक है, तो दैट विल बी, इंश्योरेंस विल बी डिवाइडेड इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन मशीनरी की होनी है, एसेट्स फिक्स एसेट्स की होनी है, अगेन वैल्यू ऑफ
फिक्स एसेट्स, हाँ जी। मतलब ये जब हम बात कर रहे हैं एसेट्स की तो वो फिक्स एसेट्स ही हैं दोनों जगह। म्यूनिसिपल टैक्स एरिया वाइज, ठीक है जी, हर डिपार्टमेंट के पास कितना एरिया है। क्रैच एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज नॉर्मली, उसके बेस पे कि हर डिपार्टमेंट में कितने कितने फीमेल एम्प्लॉयज हैं, उसके बेस पे। प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है, जो आप एमसी को पे करते हो हर साल, तो वो एरिया वाइज होता है कि आपका 1000 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट है, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो जब वो एरिया के हिसाब से गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, तो आप भी आगे डिपार्टमेंट को किस बेसिस पे बांट दोगे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। क्रैच एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ फीमेल वाइज। मैंने वैसे ऊपर एक कैंटीन डिपार्टमेंट लिखा था, आप इसको इग्नोर करना। अगर आपको कॉमन कैंटीन एक्सपेंसिव दिया है, मैंने सिंपली दे दिया कि कैंटीन के इतने खर्चे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, उतने ही खाना खाने जाते होंगे, उतने ही समोसे खाने जाते हैं, तो नंबर ऑफ। वो फिर इसलिए मेरे को अपने साथ मिला लेगा ना, कि सर आप वाला मेरे को दे देना वो समोसा, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और कुछ हो सकता है अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना आगे बढ़ा। कैसे एवरेज कैसे निकालते हैं? एक जगह आप डायमंड की प्रोडक्शन कर रहे हो, एक जगह आप कोयले की प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कैसे आप मटीरियल हो रहा है कैंटीन को बांट रहे हो। बेसिकली ये है कि वो कौन यूज करेगा फैसिलिटी। नहीं, हम बात कर रहे हैं प्रेमिसेस के अंदर ही है कुछ। देखो हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यही बात की है ना हमने। मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना हो, वेजेस तो होंगे उनके। तो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है, तो आप वेजेस की रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कि जिस डिपार्टमेंट की जितनी ज्यादा वेजेस होंगी, इसका मतलब वहां पे उतने ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे। यही प्रिजम्पशन होगी कि अगर लेबर है, एक्स डिपार्टमेंट में 5 लाख की वेजेस है, वाई डिपार्टमेंट में 2 लाख की वेजेस है, तो व्हाट डज इट मीन कि एक्स में ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, वाई में कम काम कर रहे होंगे। तो एक्स वाले ज्यादा खाने गए होंगे, वाई वाले कम गए होंगे। तो वहां पे अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है, तो आप किस रेशियो में इसको करोगे? डायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस, नॉट इनडायरेक्ट वेजेस। तो अब डायरेक्ट वेजेस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है P1 P2 P3 में। क्वेश्चन नहीं, सिंपली वेजेस जो है गिवन उसी रेशो में उठा डिस्ट्रीब्यूट कर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो आप निकाल भी नहीं ना सकते। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तब निकलेगा अगर आपको हर एम्प्लॉय की वेजेस गिवन, कि हर वर्कर को हम 5,000 रुपये महीना देते हैं, और हम कह रहे हैं कि जी एक्स डिपार्टमेंट के 5 लाख वेजेस है, तो अब फिर तो आप कर सकते हो कि 5 लाख डिवाइडेड बाई 5,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन ही नहीं है, और वेजेस आपको वो देंगे नहीं इंडिविजुअली कि किसकी कितनी वेजेस है, तो हम सिंपली जो डायरेक्ट वेजेस है उसी रेशियो में उठाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, फिर अगर इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हो आपको, एक तो एलोकेशन तो तब है अगर वो इंडिविजुअली सबका दिया हो मटेरियल। अगर वो इंडिविजुअली ना दिया हो, कॉमन दिया हो इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे हर डिपार्टमेंट में मशीन्स लगी हैं प्रोडक्शन के लिए, और उनमें एक कॉमन लुब्रिकेंट ऑयल यूज होता है, ठीक है। अब वो तो उन्होंने इकट्ठा बता देंगे कि हमारा इतना मटेरियल, इतना ऑयल, इतना इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है। इंडिविजुअली बताया नहीं किसने कितना यूज किया प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग।
अब प्रोडक्शन नहीं है नहीं, मशीन के अकॉर्डिंग हो सकता है, फिक्स एसेट के अकॉर्डिंग। अब उसमें जो बेस्ट या यूज किया जाता है वो हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल इज जनरली यूज अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मटेरियल यूज, कि जब डायरेक्ट मटेरियल यूज होगा तो तभी हमें मशीन को चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो जो डिपार्टमेंट जितना ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहा है, इसका मतलब वो उतना ज्यादा मशीन पे काम कर रहा है, तो उतना ज्यादा उसको इनडायरेक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे आपका आएगा किस रेशो में, दैट इज इन डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में। ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट वेजेस गिवन हो, तो उसके लिए भी बेस्ट क्या है, डायरेक्ट वेजेस। मैं आपको एक, ये हो गया जी सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर की सैलरी किस रेशो में, सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरवाइज कर रहा है। तो किसको सुपरवाइज कर रहा है, वो बंदों को सुपरवाइज कर रहा है। अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना हो, डायरेक्ट पे। अब आपको कह रहे हैं कि सुपरवाइजर सैलरी 50,000 रुपये। अब उसको एक बंदे को पूरी फैक्ट्री पे लगा दिया गया या दो बंदों को पूरी फैक्ट्री पे लगा दिया गया, तो क्या सुपरवाइज कर रहे हैं, वो यहाँ आके देख रहे हैं कि एथिक्स एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में, फिर तीसरे में, तो वो किसी पर्टिकुलर को नहीं हिट कर रहे, वो ओवरऑल एक सुपरविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और डायरेक्ट वेज। उसके बाद कई बार आ जाते हैं सन्ड्रीज, जिसको आप लोग अकाउंट्स में मिसलेनियस एक्सपेंसेस कह देते थे, या इसको कई बार नाम दे देते हैं वो जर्नल ओवरहेड्स, कि एक मिसलेनियस से खर्चे हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है जो माना जाता है, दैट इज डायरेक्ट। कि आप खर्चे भी जनरली, मतलब वो बना हुआ है कि आप डायरेक्ट बिजली में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जनरल ओवरहेड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पावर। पावर का क्या मीनिंग बताया था, परफेक्टली जो आप, क्योंकि मैंने कहा था पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पावर हम कहते हैं कि है तो इलेक्ट्रिसिटी, बट हाई लोड यूज टू रन द मशीन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल ये जो चल रहे हैं पंखे वगैरह। अब एक कहानी हम करते हैं, वो प्रांजल और गुरदीप ने बाइक परचेज कर ली, दोनों ने। ठीक है, प्रांजल ने इसको 650 इनफील्ड ले ली, भाई साहब ने 150 सीसी हीरो होंडा ले ली। ठीक है, तो चेंज कर लो। ठीक है, अब किसमें पेट्रोल ज्यादा लगेगा, 650 वाले में, क्योंकि उसने इंजन स्ट्रांग है, उसने उतनी ज्यादा कंजम्पशन करनी है। सर इसमें मोटरसाइकिल के अंदर चलाना था, पिकअप तो हो गया। है? ये तो मोटरसाइकिल चलाना था, तेरी सर पर नाम तो हो गया। चलो पता तो है ना क्यों। प्रैक्टिस कितनी आनी। चलो ठीक है। अब उस केस में अगर हम कहें कि हमारा जी जो पेट्रोल का खर्चा है वो महीने का 10,000 रुपये होगा दोनों बाइक्स में, 650 पे भी और 150 पे भी, तो क्या वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता। किस बेसिस पे होना चाहिए, यूसेज। ठीक है, अगर यूसेज ना हो हमें पता, हाँ बिल्कुल, कितना उसकी
पावर है। माइलेज तो यूसेज में निकलेगी, पर वो हमें पता नहीं, तो हम ज्यूम करेंगे कि दोनों ने सेम चल रही होगी बाइक। और हमें ये पता है कि जो 650 वाला है वो ज्यादा यूज, उसका कंजम्पशन ज्यादा होगी, 150 की कम। तो हम उसकी हॉर्स पावर के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 650 और 150 की रेशियो में। पर जो आपने एक्चुअल में कहा शुरू में, उसकी यूसेज के हिसाब से, अब 10,000 पेट्रोल लगा, महीने में जो 150 सीसी बाइक थी, उसी के अकॉर्डिंग, वो तो वॉटेज के अकॉर्डिंग हो गया। पर अब वही मैं आ रहा हूँ कि दो बाइक्स हैं, 10,000 रुपये खर्चा हुआ, और पूरा महीना जरा 150 सीसी बाइक चली। प्रांजल को चलानी नहीं आती थी, वो लिए तो आया, वहीं खड़ी है। तो अब क्या प्रांजल उसको बियर करेगा? वो किस पे चला गया? यूसेज के अकॉर्डिंग। और अगर हम कहें कि उसने भी कुछ पीरियड के लिए यूज किया, गुरप्रीत ने इसको 50 घंटे चलाई, उसने 5 घंटे चलाई, तो हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उनकी पावर के हिसाब से कितनी रेशो बनती है। अगर तो यूसेज नहीं गिवन, तो उसका बेसिस क्या होगा? सिंपली आपकी हॉर्स पावर। और अगर यूसेज गिवन है, तो हॉर्स पावर और हाउ मेनी आवर इट हैज बीन यूज। ठीक है जी। घर में एसी लगे हुए हैं आजकल सबके, सेम टनेज कैपेसिटी के हैं सारे AC। कहीं पे 2 टन, कहीं पे 1.5 टन, कहीं पे 1 टन। तो जितना ज्यादा टनेज होगी, उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो हमें उसकी पावर एज वेल एज उसका यूसेज दोनों को यूज करना पड़ेगा, और उस रेशियो से आपको खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सेम इसमें होगा कि मशीन की किलोवाट आवर या हॉर्स पावर क्या है, और वो कितने घंटे रन की। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगी, दैट विल बी किलोवाट आवर्स इंटू आवर्स वर्क। कि कौन सी मशीन कितने घंटे चली और कितनी कैपेसिटी की वो मशीन थी। दो जितनी ज्यादा हायर कैपेसिटी की होगी, अगर ज्यादा चली होगी, तो उसको उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। ये आपकी फर्स्ट रेफरेंस होगी। ठीक है। अगर आवर्स वर्क नहीं गिवन, तो आप सिंपली किसमें यूज कर लोगे? किलोवाट आवर्स इफ मशीन आवर्स वर्क नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में वो ना हो, तो आप सिर्फ, और ये हम बात कर रहे हैं मशीन आवर्स वर्क की, ये ध्यान रखना कहीं ये ना हो कि उसने दिया हो लेबर आवर्स, अब लेबर आवर्स को मशीन की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना शुरू करें। ठीक है, तो अगर machine hours specifically given है, only then you will use machine hours into kilowatt hours। सिंपली आपको डायरेक्ट आवर्स दिए हुए हैं, लेबर आवर्स दिए हुए हैं, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तब सिर्फ क्या यूज होगा? किलोवाट आवर्स। ठीक है। इन सबको ऐड करके जो आएगा, दैट इज, मतलब ये आपकी एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट हो जाएगी। टोटल कर दोगे, दैट इज एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट तक का आता है हमारा काम। मतलब एक बार ये क्वेश्चन यहाँ जाके इस पे एक ब्रेक लग जाएगी। एक बार हमने एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट कर दी है, रीअपोर्शनमेंट का अलग कंसेप्ट है। वो कुछ फॉर्मूले हैं या कुछ मेथड हैं, उसके बेस पे करनी होती है। ठीक है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं।
अभी मेरे ख्याल मैंने आपको कुछ ही क्वेश्चन भेजे हैं, 31 भेजे हैं ना अभी, जो 30 31। अभी इसका एक टॉपिक सब पार्ट है, उसके क्वेश्चन ये अभी मैंने आपके साथ शेयर की। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिख रहा है जी, यहीं से देख लेते हैं एक बार। ABC Limited has three production department, P1, P2 and P3. Two service department, S1 and S2. Following figures are accepted from the records of the company. Rent and rates. दिमाग में क्या आएगा किस रेशो में? एरिया वाइज। ठीक है जी। इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ एसेट। जनरल लाइटिंग, एरिया, पर उससे पहले लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट नहीं है तो आपका एरिया। पावर, किलोवाट आवर इंटू मशीन आवर्स बस, नहीं है तो सिंपली किलोवाट आवर। कंट्रीज, डायरेक्ट वेज। अब देखिए दिए हुए लाइट पॉइंट, जनरल लाइट, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस एंड कंट्रीज। हॉर्स पावर ऑफ मशीन एंड वैल्यू ऑफ मशीन, तो मशीन आवर वर्क नहीं गिवन, तो आपकी जो पावर है वो किसमें जाएगी? सिंपली हॉर्स पावर ऑफ मशीन। और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन स्पेल। ठीक है। तो सिंपली आपने एक्सपेंसेस लिखने हैं, उसके बाद बेसिस लिखने हैं। बेसिस लिखना जरूरी है, उसके नंबर होंगे। किसके? सैलरी। हाँ मतलब रेशो बना लो ना इसकी। टू, मतलब ये क्या क्या 4 5 6 4 1 रेशो बना देंगे ना सिंपल। उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इधर से 10 15 20 10 5, मतलब ये जो लाइटिंग का खर्चा 600 को इस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है। जो करना है वो ये पोर्शन में है, वो टॉपिक ही अलग है, उसके अंदर 5 डिफरेंट मेथड हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो भी हमने कर लिया। अभी हमने सिर्फ अपोर्शनमेंट तक किया है, मतलब ये जो आंसर है ये सिर्फ अपोर्शनमेंट का दिया हुआ है। जब आप रीअपोर्शनमेंट में जाओगे तो ये जो वैल्यू है 46251575, ये आपकी 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी इसी बेसिस पे। ठीक है जी। हाँ जी, अब सेकंड देखते हैं जी। डायरेक्ट वेजेस। सिर्फ सर्विस में जाएगा। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल सर्विस में। उसके बाद तो क्या है, एम्प्लॉयज, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट, एसेट वैल्यू, एरिया ऑक्यूपाइड, ये किस काम आएंगे? सारे खर्चे बांटने के, रेशो बनाने के। सबसे पहले क्या? स्टोर ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्टोर ओवरहेड की इन पांचों में किस रेशो? कौन स्टोर? स्टोर में क्या पड़ा होता है? मटेरियल ही होता है ना, चाहे वो उसमें स्टोर में आपका पेन बनाने के लिए प्लास्टिक पड़ा है, इंक पड़ी है, या वही समोसे बनाने के लिए आलू पड़े हैं, रहेगा तो वो स्टोर में। तो स्टोर ओवरहेड किस रेशियो में? डायरेक्ट मटेरियल की जो रेशियो बनेगी। मोटिव पावर, पावर है, पावर, पावर है, पावर। पावर किसमें लिखवाया मैंने? किलोवाट आवर्स इंटू मशीन आवर्स वर्क। अगर मशीन आवर्स नहीं है तो सिंपली किलोवाट आवर्स। यहाँ पे कहीं मशीन आवर्स है, किलोवाट आवर्स है, उसमें बनाया। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइट, लाइट पॉइंट्स विद ये। नेक्स्ट इज लेबर वेलफेयर,
नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वही कंटीन के एक्सपेंसेस टाइप हो गया ना। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ना दिए होते, डायरेक्ट वेज। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एसेट वैल्यू, क्योंकि मेंटेनेंस या रिपेयर किसकी होनी है, एसेट्स की होगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वैल्यू ऑफ, जनरल ओवरहेड डायरेक्ट वेज, सैलरीज वाला डायरेक्ट वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस एरिया। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, इसमें थर्ड में रेंट सबसे ऊपर है, रेंट एरिया, एरिया ऑक्यूपाइड, इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ मशीन, पावर, दोनों दिए हुए, हॉर्स पावर भी दिया, मशीन आवर्स भी दिया हुआ। 15 into 10,000, रेशियो 20 into 20,000, रेशियो 25 into 15,000, रेशियो 5 into 5,000, ये टोटल है रेलवे डिपार्टमेंट में, ठीक है। डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ एसेट, लाइफ, लाइफ पॉइंट्स नहीं है तो फिर एरिया ऑक्यूपाइड। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस नहीं आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल सब में जाएगा, इट इज नोन एज, इसको क्या कहोगे आप, एलोकेशन। इनडायरेक्ट वेजेस अगेन, पर ये अभी आंसर नहीं आएगा, आप सिर्फ पीडीएस बनाओगे, ये आंसर नहीं आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस, अगर तो इंडिविजुअली आपको सारे डिपार्टमेंट्स के गिवन है, फिर तो वो एलोकेशन है, फिर तो हमें कुछ अपोर्शन, फिर तो ऑलरेडी अपोर्शन है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि अपोर्शन नहीं, हम कहेंगे कि वो ऑलरेडी अपोर्शन कर दिए गए हैं पहले ही। जब इंडिविजुअली गिवन है तो हम उसको नाम एलोकेशन दे दें, पर वो ऑलरेडी अपोर्शन है। पर जब वो कॉमन होगा, जैसे पिछले पार्ट में था, सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे इसने जैसे था कुछ, या फर्स्ट में था, ये फर्स्ट में था इनडायरेक्ट वेजेस, अब ये कॉमन है, इसको हमें डायरेक्ट वेजेस में उठा के डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज द प्रोसेस, फिर वो ऑप्शन में जाएगा। अदरवाइज आप एलोकेशन नहीं भी लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप वर्ड एलोकेशन अपोर्शनमेंट क्वेश्चन में ना यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको इंडिविजुअली दिया हुआ है तो उसमें आपने सिंपली लिख देना है, नहीं तो आपने बेसिस बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसके बाद फोर्थ अभी नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सिक्स की बात करें, सिक्स में भी आई थिंक सारे खर्चे उसने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हुए हैं। सेवंथ फैक्ट्री रैंक, फैक्ट्री रैंक, पावर, मशीन आवर मल्टीप्लाई बाय हॉर्स पावर ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन, कैपिटल वैल्यू, अदर ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेज, वही जर्नल सन्ड्रीज अदर ओवरहेड्स, डायरेक्ट, ठीक है। अब इसके नीचे ये जो गिवन है ना, ये रीअपोर्शनमेंट का कंसेप्ट है, वो अभी हमने डिस्कस करना है। हाँ जी, इसमें रेंट एरिया वाइज, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी गिवन है, लाइट, इनडायरेक्ट वेजेस,
डायरेक्ट वेरिएबल पावर कौन सा आप बस और प्रॉब्लम क्या है और बस क्लास मैंने क्या कहा था अभी मैंने जब हाँ मैंने जब पावर डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा था कि अगर मशीन आवर्स नहीं है तो इट विल बी टेकन एज लेबर आवर्स। यहाँ पे सिर्फ उसने वर्किंग आवर्स लिखा है, वो वर्कर के वर्किंग आवर्स है, दैट इज नॉट ऑफ मशीन। तो इस केस में सिर्फ इसमें रहेगा और ठीक है। उसके बाद आगे क्या है डेप्रिसिएशन, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मशीन, कैंटीन एक्सपेंसेस। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो नहीं नहीं है तो फिर डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अदर लेबर रिलेटेड कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। लेबर से रिलेटेड कुछ करते हैं जैसे वर्किंग आवर पे डिपेंड होगा। हाँ आप वर्किंग आवर्स पे भी लेके जा सकते हो इसको, पर उसमें दिक्कत क्या आएगी, जो जो आपका S1 और S2 है उसके वर्किंग आवर्स ही नहीं गिवाने पड़े, तो फिर हमें उसको बांटना तो सब में ही है ना। अगर यहाँ पे ये जीरो होता है सो ये वेजेस यहाँ पे दोनों जीरो होते हैं, तब तो हम कहते हैं कि हाँ यार वर्किंग आवर्स में बांटते हैं। और अब क्या प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे वेजेस है तो उसके कुछ वर्किंग आवर्स भी तो होंगे, वो वर्किंग आवर्स हमें नहीं गिवा, तो हमने इक्विटेबल बेसिस पे उसको डायरेक्ट बेसिस पे बांटा है। मेरी कहानी वही, सारे कुछ वही आ रहा है। फिर रेंट एंड रेट, एरिया, जर्नल लाइटिंग, लाइट पॉइंट, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, एचपी ऑफ मशीन, अगेन वर्किंग आवर किसके हो गए, लेबर के, डेप्रिसिएशन, कंट्रीज, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड, अब तो पेपर खत्म है आपके तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड की आपका आंसर नहीं आएगा, आप सिर्फ पीडीएफ बना के लेके आओगे और हाफ पेज आप नीचे छोड़ दोगे, खाली शुरू नहीं करोगे आगे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं अभी करना है, फिफ्थ नहीं करना है, सिक्स की पीडीएफ बना लेनी है और उसके बाद वही चाहे एक पेज पूरा छोड़ना है या जैसे भी। सेवंथ में अगेन पीडीएफ बन जाएगी, आंसर इनके नहीं निकलेंगे, आंसर सिर्फ पहले 2-3 क्वेश्चन के निकलेंगे। एट्थ की पीडीएफ, नाइन्थ, इनके सबके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके बाद हम रीअपोर्शनमेंट करेंगे, उसके दो 4 मेथड है बेसिकली, 4 या 5। इसमें से काम का एक मेथड है मेन, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन नहीं बनाते थे मैथ्स में एक्स वाई करके, वो वैसा कंसेप्ट है मैथ्स में। जहाँ पे आपको ये मिलेगा ना ये वाला पार्ट, ये दिस वन, ये वाला, उसमें सारे क्वेश्चन में आपने हाफ अ पेज या हाफ से ज्यादा भी छोड़ दो कोई चक्कर नहीं, आंसर जैसे इसका तो पीडीएफ का दिया हुआ ये तो निकल आएगा, ठीक है। जिनका नहीं गिवन है कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ कैलकुलेट करके ले आओगे, एक बार डिस्कस करके फिर आगे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन में रीअपोर्शनमेंट में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। डन, अभी तक के उसमें कुछ डाउट, नो। ओवरहेड अकाउंटिंग इज जनरली नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच of distribution of overhead. It is a traditional approach which is used होती है। Now the modern approach is known as activity based costing, वो अलग टॉपिक है, वो भी आएगा। इसको हम ट्रेडिशनल
ओवरहेड अकाउंटिंग कहते हैं, दैट इज नोन एज मॉडर्न ओवरहेड अकाउंटिंग, दैट इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एबीसी। मटेरियल में भी आएगा एक टॉपिक एबीसी एनालिसिस, उसके साथ उसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टोटली सेपरेट टॉपिक है। पूरी कॉस्टिंग का सबसे इजी टॉपिक मैं उसको काउंट करता हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के अंदर ही आपको सब कुछ दिया होता है, आंसर ही क्वेश्चन के अंदर होता है, आपको कोई ज्यादा यूज नहीं करना होता, मतलब इतना इजी होता है वो टॉपिक, एक्टिविटी बेस्ड का। ठीक है, इट इज नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अभी हमने ये शुरू किया, एक्टिविटी बेस्ड तो बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा। क्या चीज? वो थ्योरी हो गया, आपको थ्योरी होगी, उसमें प्रैक्टिकल नहीं।